Hello guys, so now we will study this aptitude. हम जैसे यूपीएससी आने वाला है 24 मई को 2026 का प्री का, तो इसमें जैसे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे मतलब स्कोर करना है। तो इसके हिसाब से हम लोग जैसे उसमें एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, तो बहुत से लोग उसको ट्रिक बोलते हैं, कुछ गेस बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इसको एप्टीट्यूड बोल सकते हैं कि कैसे डेवलप करना है एप्टीट्यूड और कैसे क्वेश्चन करना है। तो उसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं एक तरह से कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। जैसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स या आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन लोग बोलते हैं, तो उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे डील करना है। तो इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले एप्टीट्यूड का ट्रिक बता सम वाला को जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बता दिए थे। तो इसमें हम लोग दूसरा इसमें ट्रिक समझेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, इफ़ टू स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ टू स्टेटमेंट आर अपोजिट और वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे दो स्टेटमेंट होते हैं ना, तो दोनों सिमिलर दिखते हैं लेकिन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव बात करता है, दूसरा नेगेटिव बात करता है, ठीक है। उन दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट कभी करेक्ट नहीं होते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए दोनों स्टेटमेंट रखते हैं, एक दूसरे के जैसे सिमिलर दिखते हैं, और उसमें से एक नेगेटिव देता है, एक पॉजिटिव देता है, तो उसमें से एक ही करेक्ट होता है और सारा दोनों सही नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमेशा जो है एक ही करेक्ट होगा, ठीक। तो इसी ट्रिक को हम लोग इसमें सीखेंगे कि जैसे दो स्टेटमेंट हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो उसमें एक करेक्ट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक। तो इस एप्टीट्यूड को हम लोग डेवलप करते हैं, इसमें सीखते हैं, ठीक। इस वीडियो में लेट्स सी दिस। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रखा हूँ, तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ से मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है ना, 2022 का क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें पूछा इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि बोला है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखना यार क्या बोलते हैं इसमें। जैसे दो स्टेटमेंट आपको सिमिलर दिखेंगे, तो इसमें दो स्टेटमेंट कौन कौन सिमिलर दिख रहे हैं, एन इंक्रीज, ठीक है, एन इंक्रीज हुआ ना, एन इंक्रीज इन, और कहीं नहीं दिख रहा है ना एन इंक्रीज इन, और नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, आपको सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक ही आपको सही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। और ऑप्शन देखिए किस तरह दिया है, 1 2 3 1 3 1 3। तो यार इसमें 1 2 तो सही नहीं होगा, कभी नहीं सही होगा, ठीक है। ये हमेशा मोस्टली काम करता है, लगभग 95% केसेज में आपको ये जो है एनालिसिस वाला पार्ट है ना, आपको लगभग 90 to 95% केसेज में आपको सही मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और बता रहा हूँ यार, आपको पहले से क्या करना है ना, कोई भी ट्रिक बनाना, मतलब आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको पहले क्या यूज करना है, जो होता है ना, ये आपका की है, आपको पहले नॉलेज यूज करना है, हमेशा नॉलेज यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो एप्टीट्यूड होता है या ट्रिक होता है उसके बाद डेवलप करना है। सबको लगभग 30 to 35 क्वेश्चन ही आता है जो एग्जाम में रियल में। उसके बाद सब 50-50 या गेस या यही एप्टीट्यूड यूज करते हैं। नॉलेज के बाद ये एप्टीट्यूड यूज करना है, ठीक है। तभी काम करेगा भाई, क्योंकि कभी कभी जानते हैं नॉलेज हमेशा ओवरवेट करता है एप्टीट्यूड पे, ठीक है ना। नॉलेज यूज करने के बाद ही आपको ये एप्टीट्यूड काम करेगा, ठीक। तो नॉलेज यूज करना हमेशा। मैं तो सीधे आपको एप्टीट्यूड बता रहा हूँ, लेकिन नॉलेज के बाद ही अपना यूज करना, ठीक है ना। ये सब तो आप तो इकोनॉमी पढ़े होंगे, तो जो पढ़ा होगा भाई आराम से कर लेगा, ठीक है ना। तभी ये सब काम करता है एप्टीट्यूड। देखना दोनों सेम है ना, दोनों सेम है इसमें, तो इनमें से एक ही सही होगा। कभी दो इस जो ये है ना, इस एप्टीट्यूड में दोनों सही नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है, इस ट्रिक में। तो देखना जहाँ जहाँ 1 2 है उसको गलत मार दीजिए, ठीक है। 1 2 जहाँ पर एक साथ मिलेंगे उसको गलत मारना है, ठीक। तो ये वाला 1 2 1 2 तो कभी साथ नहीं आ सकते ना, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते ना, दोनों सेम ही हैं। देखना एन इंक्रीज इन यहाँ भी दिया, इंक्रीज इन, दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिना पढ़े अभी हम लोग देखते हैं नहीं, तभी सही होगा। देखना देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी एक साथ नहीं हो सकते, 1 2 काट देना। अब देखा 50-50 बचाना। अब क्या बोला, एन इंक्रीज इन नेशनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एट अप्रिसिएशन ऑफ रुपये, ठीक है। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यहाँ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दिया, रियल इफेक्टिव इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, ठीक। अब दोनों में से आपको एक ही मिलेगा सही, ठीक ना। अब क्या दिया तीसरे में, देखा क्या दिया, एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ठीक है। एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू काज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रियल। थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा ना, आप आराम से इतना तो पता होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये भी एक और बता रहा हूँ ट्रिक, जैसे एक एनालिसिस है, मैं पढ़ा हूँ पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, जो थोड़ा बड़ा ऑप्शन होता है ना, एग्जामिनर आपको मोस्टली सही करके देता है, ठीक है। जो कभी देखेंगे आप सुनेंगे, जो बड़े ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन में मोस्टली सही जाते हैं, ठीक है। यदि आप नॉलेज काम नहीं कर रहा तभी ये सब यूज करना, ठीक है।
तो आपको देखिए बड़ा ऑप्शन भी एक तरह से थोड़ा साइंटिफिक भी लग रहा है, तो ये थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन अदर कंट्री, कंपेयर करता है ना नीड और रीड दूसरे कंट्री के बास्केट गुड्स को अकॉर्डिंग, तो कंपेयर तो काज एंड इंक्रीज इन डाइवर्जेंस इंक्रीज करता है, ठीक है, नीड और रीड के बीच में, ठीक। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है डोमेस्टिक, तो ये काज करता है, ठीक। तो आपको जो मोस्टली बी का ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं, तो ये तीसरा तो सही होगा, ठीक है, तीसरा जो है आपका सही मिलेगा। अब जो है इनमें देखना, अब दोनों एक साथ सही ना, अब दो ये दो ऑप्शन बचा है 1 2 3, अब इसमें से एक सही मारना होगा, ठीक है। 50-50 तो हो गया ना भाई, पहुंच तो गया भाई, 50-50 पहुंचना, अब उस क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते ना 50-50, तभी आपको चांसेस हाई है। अब देखना, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, ये भी सही है यार, ठीक है। इंक्रीज इन, जैसे बोला है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक, इंडिकेट्स एन एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये तो सही माना जाएगा, ठीक है ना। एक वजह से आप पढ़े होंगे यार, नीड और रीड का कॉन्सेप्ट जो है वो एक इन्फ्लेशन से वो चेंज होता है, एक इन्फ्लेशन से चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसी बेसिस पे होता है। और क्या बोला, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, यार इंक्रीज होगा तो कैसे ये जो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा भाई, ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट को खुद महंगा कर देगा यार, ठीक है ना। इंक्रीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा तो एक्सपोर्ट मांग करता है, कंपटीटिवनेस तो इंप्रूव नहीं होगी, खराब ही होगी ना, ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला भी सही गलत मार गया, और उसके बाद आपका आंसर आराम से पहुंच सकते हैं सी, ठीक है, आराम से पहुंच सकते हैं आप सी पहुंच सकते हैं इसकी बेसिस पर, ठीक है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, इसी बेसिस पे, कभी दोनों सही नहीं होते एक साथ, थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा तभी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आराम से आपका आंसर क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया, ठीक। ये 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट टाइम इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है जिससे इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, इकोनॉमी पूरा डाउन चली रही है, तो उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, देखना। अब देखना जो दो सेम हो वर्ड, देखना कौन कौन सेम है, देखना इंक्रीज इंक्रीज, दो वर्ड सेम है ना, ये दोनों सेम तो कभी नहीं हो सकते, आंसर आपका दोनों में से ही एक होता है, ठीक है। जो दोनों सेम एग्जाम में क्यों रखता है, इन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है, ठीक है, एग्जामिनर इतना बस एग्जामिनर मानिए वो थोड़ा आलसी टाइप का है, ठीक है, वो ज़्यादा कोई भी यार क्वेश्चन बनाएगा इतना तो लोड लेगा नहीं ना, ज़्यादा नहीं सोचना चाहता है कोई भी, ठीक है, वो जल्दी से अपना काम निपटाना चाहता है, ठीक है, तो ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाएगा भाई कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको आंसर इन्हीं दोनों में से मिल जाएगा, ठीक है, आपको आंसर इन्हीं दोनों में से मिल जाएगा, ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं थी, काट दीजिए 50-50 पहुंच गया ना, इस ट्रिक से आप मोस्टली 50-50 तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो दोनों ऑप्शन सेम ले रहे हैं, देखना इंक्रीज इंक्रीज मिलेगा ना। अब देखना इन्फ्लेशन है या रिसेशन है इकोनॉमी का, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे इकोनॉमी में रिसेशन है, लोगों के पास पैसा भी कम है एक तरह से, ठीक है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट पे बिजनेस पे खर्च नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और एक तरह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन ऑटोमेटिक आ गया है ना, एक तरह से क्या बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, टैक्स रेट रहेगा, पब्लिक को पैसा ही नहीं आएगा यार, जैसे पैसा नहीं पब्लिक पास तभी तो ये रिसेशन आया है, रिसेशन मतलब होता क्या है, जैसे इकोनॉमी में पैसे की मनी सप्लाई कम हो गई है, ठीक है, डिमांड कम हो गया है इकोनॉमिक रिसेशन में, ठीक है ना। अब डिमांड भी बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाने के लिए बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको टैक्स कम करना पड़ेगा, जो बैंक से यदि टैक्स कम करेंगे तभी ना लोन दे पाएगा बैंक, कम कम रेट रहेगा बैंक का, तभी ना लोग उससे ज़्यादा जो बिजनेस है या लोग रहेंगे तो पैसे ज़्यादा निकाल पाएंगे और खर्च करेंगे, तभी ना इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, रिसेशन से काउंटर कर पाएंगे। तो इंक्रीज नहीं करेगी ना, इंक्रीज नहीं कर सकती, रिड्यूस करेगी, ठीक है, ये गलत होएगा आपका, बेसिस एनालिसिस आप आंसर आपका मिल गया है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट होगी पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च करेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोग पैसा आएगा वो लोगों के पास, लोग खर्च करेंगे आराम से, इकोनॉमी खुद बढ़ेगा, अपना ग्रोथ करेगी। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो गया आपका सिंपली बी, पहुंच गए ना आराम से, इस ट्रिक से आप पहले तो 50-50 पहुंच रहे हैं, उसका बेसिक नॉलेज यूज करके आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक, आप आराम से पहुंच सकते हैं। और दिखा रहा हूँ एक किस ईयर का क्वेश्चन था, 2021 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 2021 क्वेश्चन था, आपको मिल जाएगा। अब दिखा रहा हूँ 2020 का क्वेश्चन, ये देखना पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी तो मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें बोल रहा है कि अच्छा इस क्वेश्चन में पढ़े देखते हैं आपको आंसर कैसे मिलता है, ठीक है, बता रहा हूँ।
आपको आंसर मिलेगा यहाँ से, ठीक। तो क्या बोल रहा है विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू। देखना यहाँ पे जैसे सेम तो यहाँ वर्ड है ना, अब इन्हीं में से तो एक तो सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, कभी भी दोनों सही नहीं होंगे। अब दे शैल भी, दे शैल भी, ठीक है। एग्जाम देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया है ना निगेटिव दिया है, दोनों काउंटरैक्ट किया है, मतलब एक ही सही होगा ना एग्जाम में, तो एक ही सही करना है, दोनों सही करना नहीं है। क्या बोल रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन, अच्छा देखना पार्ट 4 बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट, मतलब पार्ट 4 के अकॉर्डिंग जो है ना, जो डीपीएसपी है तो उसमें कौन कौन सा उसमें ये सही उसके अकॉर्डिंग, तो एक दो तो सही नहीं देखना, एक दो तो कहीं पास में है नहीं, एक दोनों है नहीं। अब देखना, अब जब दोनों काम नहीं करते एक तो उसको सही माना जाता है, ठीक है। मतलब जब दोनों साथ में नहीं है तो अपना बेसिक नॉलेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, एक दो साथ में नहीं रहेंगे। क्या बोल रहा है अब तीसरा देखना, दे शैल ले डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये तो बेसिक पढ़े होंगे यार, जो डीपीएसपी है उसको लॉ को इन्फ्लुएंस ही करता है ये, ठीक है, लॉ को इन्फ्लुएंस करता है भाई, ठीक है ना। तो तीसरा तो सही होगा, ये बेसिक नॉलेज रहेगा। और ये भी तो यार डीपीएसपी में पढ़े होंगे, तीसरा सही होगा तो ये तो कट कट हो जाएगा, ठीक है। वैसे बिग ऑप्शन तो थोड़ा पता होगा तो और करेक्ट ही जाता है, ठीक है, बिग ऑप्शन। तो इसमें देखना तीसरा तो सही है, तो ये 1 और 2 कट गया, 50-50 पहुंच गए, 50-50 पहुंच, इन्हीं में से आपका आंसर होगा। कह रहा दिस शैल बी इनफोर्सिबल एंड दिस शैल नॉट बी इनफोर्सिबल, मतलब ए सी और डी में से एक ही आंसर होगा ना, 1 और 2 में से एक आंसर होगा। अब देखना, तो यार डीपीएसपी जो इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो पढ़े होंगे बेसिक, इतना तो पता होगा जो पीएससी तैयारी कर रहा होगा, थोड़ा भी एवरेज भी स्टूडेंट को इसको इतना पता होगा कि जो पार्ट 4 है डीपीएसपी जो है भाई, ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये बोल रहा है इन्फोर्सेबल है, तो कैसे सही होगा कि कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आराम से पहुंच गया ना, तो ये आंसर इस तरह पहुंच सकता है, ठीक है, जो दोनों सेम रहे, दे शैल बी दे शैल नॉट बी, तो दोनों में से एक दो एक साथ सही नहीं हो सकते, तो आंसर होगा आपका डी, ठीक। तो इस तरह आंसर आपका पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना 21 क्वेश्चन, अब इसमें भी देखना इसमें कौन कौन सही है, क्या बोल रहा है, एज पर द राइट, एज पर द राइट बोल रहा भाई, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, सेम एज पर द राइट टू, ये दोनों सही नहीं हो सकता ना, एक दूसरे एग्जामिनर दिया है यार, तो ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, 1 2 कभी नहीं सही होगा एक साथ, तो तुरंत ऑप्शन काट कर दीजिए, ऑप्शन को ये कट करें, जहाँ ये 1 2 सही नहीं हो सकते तो इनको कट मार दीजिए, 1 कट में अब बचा है ये 3 ऑप्शन, 33% पहुंच गए। अब यहाँ से देखना, अब इंडिया, ठीक है, तो बोल रहा है अब ये तो हो गया, अब तीसरा ऑप्शन देखना, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब देखना अब यहाँ से पढ़ लेना, टू एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट as a teacher to institute, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोला है। और यहाँ बोला टीचिंग प्राइमरी क्लासेस के लिए अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या नेशनल की बात किया है और यहाँ बात की स्टेट की बात किया है भाई, यहाँ नेशनल की बात किया है और यहाँ स्टेट की बात किया है, तो बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो कौन सा होगा, दोनों यार सही नहीं हो सकता ना, एक साथ दोनों कभी नहीं सही होंगे यार, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात किया है, अभी देखें जो 2020 में जो एनईपी आया था उसमें सेंटर ही नहीं गया था भाई, सेंटर ही फॉर्मुलेट, वैसे भी एजुकेशन जो कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन जो वो गाइडलाइंस देता है सेंटर ही देता है ना वहाँ से, तो मतलब प्राइमरी एजुकेशन का बात कर रहा है कि पास टीचर ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब वो टीचर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आप कौन सा मतलब स्टेट पे बेसिस पे रहेगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बेसिस पे रहेगा, कौन सा गाइडलाइंस तो जो कंकरेंट लिस्ट है यार एजुकेशन, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं इस एजुकेशन में, ठीक है, तो गाइडलाइंस देती है सेंटर और स्टेट को फॉलो करती है इसके अकॉर्डिंग, तो उसी तरह जो गाइडलाइंस की बात करें, यहाँ क्या बोल रहा है देखना, यहाँ बोल रहा है गाइडलाइंस, यहाँ होगा गाइडलाइंस, क्योंकि यार वो यहाँ देखिए यहाँ गाइडलाइंस दिया ना, गाइडलाइंस सेंटर गाइडलाइंस देती है भाई, ठीक है, तो सेंटर अपना डिसाइड कर सकती है, ठीक। तो ये सेंटर की बात करें तो ये सही होगा लगभग। अब यहाँ देखना स्ट्रीम वर्ड, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली क्या लिखा है, यदि एग्जामिनर को सही करना रहता तो ये लिख सकता था ना, आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट,
मैं पिछले बार बताया था यार, पिछले वाले वीडियो में भी डायरेक्टली क्यों मतलब गलत करना, जब ऐसे वर्ड बीच में ऐड करें ना, डायरेक्टली हुआ, बट आल्सो हुआ, व्हाइल हुआ, ऐसे कुछ वर्ड यूज करता है तो उसको गलत करना रहता है। यदि उसको सही करना रहता है यार, क्या लिख सकता था, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अंडर द स्टेट। तो डायरेक्ट ये हटा देता है, ये इसको जरूरत नहीं था यार, ये जानवर को गलत करना है। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाइए यार, 90% टीचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो यार स्टेट में, किसी स्टेट में देखना प्राइवेट आपको स्कूल सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्कूल्स हुआ, कॉलेज हुआ, बहुत सारे मिलेंगे भाई। 90% स्ट्रीम वर्ड है भाई, प्राइवेट तक क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद इतना प्राइवेट प्रमोट कर रही है, तो ये खुद गलत हो जाएगा ना। ये कब का क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है। एलपीजी की पहले की वाली बात होती तो मान सकते थे, जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 में, यदि उसके पहले की बात होती तो उसके कारण सही हो जाते, लेकिन अब यार एलपीजी रिफॉर्म हो गया तो प्राइवेट को प्रमोट कर रही है, तो 90% गवर्नमेंट को होल्ड करेगी यार एजुकेशन। हाँ, गवर्नमेंट नहीं होल्ड कर सकती ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तीसरा आपको गलत मार दीजिए, गलत हो गया ना। अब यहाँ वो इस तरह से भी आप पहुंच सकते हैं आंसर तक, भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी बी बी, ठीक, आंसर यहाँ तक पहुंच सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता कि ये जो सिमिलर वर्ड है कभी सही नहीं होते हैं एक दूसरे से, 1 2 कभी नहीं सही होगा, मतलब सिमिलर वर्ड एक दूसरे से मतलब अपोजिट होते हैं, तो एक ही सही होता है उन दोनों में से। और बता रहा हूँ, अभी और है भाई, दिखा रहा हूँ, देखना 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2017 क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक। अब देखना कौन सा करेक्ट है, तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इन कॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन्स। अब देखना राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट, पूरी तरह से राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट, ये देखो ना दोनों लग रहा है ना एक दूसरे का अपोजिट। और यहाँ देखना राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मीनिंग, ये दोनों इतना लग नहीं रहे हैं, ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं लग रहे हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अब दूसरी बात किया है, प्रिविलेज इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया है, अब फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मीनिंग बता रहा है, ठीक है। ये दोनों ऑड नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, अगेंस्ट द स्टेट्स अगेंस्ट द सिटीजन्स, ठीक, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा ना, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा, तो इनमें से हम लोग एक फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का एक काट सकते हैं आराम से आप, ये दोनों ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, इस तरह इस बेसिस पे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखना, अब 50-50 पहुंच गया, 50-50 पहुंचना बड़ी बात है भाई एग्जाम में, यूपीएससी के, ठीक है, 50 पहुंचना, और नहीं आ रहा है तो मार्क्स अगली बेसिक नॉलेज यूज करना है, अब उसके बाद बेसिक नॉलेज यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, अगेंस्ट द सिटीजन्स, यार मतलब स्टेट डिमांड करती है सिटीजन से राइट, ऐसे ही थोड़ी है भाई, जो ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 वाला पढ़े होंगे, उसमें ये जो है ना फंडामेंटल राइट की बात किया है, तो फंडामेंटल राइट किसके लिए है भाई, सिटीजन्स को मिलती है, सिटीजन डिमांड करती है ना स्टेट से कि हमको राइट दो, राइट दो, स्टेट सिटीजन्स को राइट देती है, यदि स्टेट राइट नहीं दे पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं डायरेक्टली भाई, ठीक है, सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका तो ये गलत हो जाएगा ना, अगेंस्ट द सिटीजन्स नहीं है, अगेंस्ट द स्टेट, मतलब राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ठीक, अगेंस्ट द स्टेट जाएगी, ठीक ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा अगेंस्ट द स्टेट, मतलब जो सिटीजन्स होते हैं वो डिमांड कर सकते हैं स्टेट से, ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सिटीजन डिमांड करते हैं ना स्टेट से, ये राइट दो फंडामेंटल राइट वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इससे अकॉर्डिंग देख लिए पहुंच गया आंसर ना। और दिखाता हूँ इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। अब देखना इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे में सेम वर्ड देखना, सेम वर्ड कौन कौन है, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अब दोनों सेम वर्ड है यार, तो ये 1 और 2 एक दूसरे से कभी सही नहीं हो सकते, 1 और 2 कभी भी सही नहीं हो सकते हैं इससे, ठीक है।
तो ये 1 एंड 2 कहाँ पे देखना, कहाँ पे है 1 एंड 2, कट मार दो तुरंत 1 2 यार, क्योंकि सेम वर्ड है ना, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ इट्स, तो इधर में सेम वर्ड है, तो ये दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते, एक ही तो सही होगा ना, दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों साथ साथ सही नहीं होंगे। तो अब 33% पहुंच गया ना यहाँ से। अब दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है द रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज, मतलब गुड का जो डिमांड होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? किसी गुड्स का मार्केट में उसका डिमांड इंक्रीज करा, मतलब पीपल जो है उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। कैसे करेंगे? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, द गुड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। मतलब गुड्स ऑफ एन इंफीरियर गुड्स, मतलब इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही इनकम ऑफ कंज्यूमर इनकम, मतलब लोगों की जब जब उनका इनकम बढ़ेगा लोगों का, तो कोई इंफीरियर गुड है, मतलब जो कोई खराब प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है? कोई घास फूस है उसका डिमांड बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो और अच्छा चीज़ चाहेंगे ना। ये गलत हो सकता है। आराम से तीसरा गलत कर दीजिए यार। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर ये आराम से पहुंचे। ये अब सब्स्टिट्यूट बोला है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बोला है। अब देखना सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब टुगेदर होता है, ठीक है। इसका टुगेदर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब टुगेदर, ठीक है। और इसका सब्स्टिट्यूट मतलब अल्टरनेटिव बात कर रहा है, ठीक है। अब देखना जैसे जैसे हुआ चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी यार खुद लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे यार, ठीक है। तो उसके बाद डिमांड बढ़ जाएगी ना कॉफ़ी की। यदि चाय की डिमांड, वो चाय की प्राइस बढ़ जाती है, हाँ, तो वो तो बढ़ जाएगी। इसी तरह देखिए किसी मोबाइल कंपनी का मान लीजिए, जैसे एप्पल एप्पल का मान लीजिए, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लाख है, 10 लाख हो गया, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। तो किसी दूसरी कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा ना। एमआई का मान लीजिए, सैमसंग का डिमांड बढ़ जाएगा भाई, और वन प्लस हुए तो उनका डिमांड बढ़ जाएगा। और उसी तरह कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब टुगेदर, ठीक है। जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल के साथ मान लीजिए पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 200-300 लीटर, तो कोई कार खरीदेगा नहीं? खरीदेगा ना। तो डिमांड तो यार, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो उसका डिमांड घट जाएगा, नहीं ना। तो ये गलत हो जाएगा ना। इसी तरह दूसरा गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसीलिए, ठीक है। देखिए एक ही, दोनों में से एक ही सही हुआ, तो 1 एंड 4 रैंक का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ऐसे पहुंचता है आंसर की। अब देखना यहाँ पे भी इन रूरल रोड की बात किया है, ठीक है। इन रूरल रोड द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में कौन सा प्रिफर होता है फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। मतलब जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात किया है, और जो कार्बन जो है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का, जैसे ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की बात बोला इसमें। तो कैसे बढ़ेगा, मतलब क्या यूज करते हैं हम लोग रूरल रोड बनाने के लिए कि जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं आप? देखना इसमें सिमिलर वर्ड बताना, देखना अपोजिट भी होते हैं सिमिलर। कोल्ड मिक्स, हॉट मिक्स, कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स asphalt। एग्जामिनर जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, बस वही इस उसको क्या आता है, उसको तो यही चीज़ पता है ना, कोल्ड और हॉट ही पता है ना, और ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाएगा भाई कोई पेपर बना रहा है। तो कोल्ड एंड हॉट वाली बात किया, ठीक है। अब दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकता। अब देखना 2 और 4 कहाँ कहाँ पे हैं, 2 और 4, एक कट मार दो यार, हो गया कट ना। अब 33 पर पहुँच गया आराम से। अभी देखना और पहुँचते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है रोड बनाने के लिए? कॉपर स्लैग, ठीक है, कॉपर स्लैग। जियो मान लीजिए कुछ नहीं पता तो मैं बेसिक जो पता वो बता दिया। जियो टेक्सटाइल में थोड़ा साइंटिफिक लगा, एग्जाम में इतना नहीं सोचता है कि ये जियो टेक्सटाइल की बात किया, मतलब जियो मतलब कोई अर्थली रिलेटेड, कोई अर्थ रिलेटेड है, जो फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा। तो इसे तीसरा सही मार सकते हैं ना, तीसरा सही मार सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। तीसरा आपको सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। और भी बता रहा हूँ यार। अब मान हार्ड मिक्स, कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी नहीं पता है, हार्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये गलत हो जाएगा ना। पोर्टलैंड सीमेंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सीमेंट की बात किया है, सीमेंट तो यार नुकसान करता है ना बनाने में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तब भी आप आराम से आंसर तक पहुंच गए ना, ये तक पहुंच गए ना। 1 2 3 कॉपर स्लैग यूज कर सकते हैं, कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी यूज कर, जियो टेक्सटाइल्स यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये सब नहीं पता, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि asphalt टेक्नोलॉजी नहीं पता है तब भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। तो सीमेंट का थोड़ी क्यों यूज करता है भाई, आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाता है, सीमेंट का यूज करेंगे। आप जियो टेक्सटाइल यूज करिए, कॉपर स्लैग यूज करिए यार, वो बेनिफिट करता है, ठीक। कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी। अब हॉट मिक्स यार, हॉट बड़ी यूज यार, तो उससे कुछ तो फुटप्रिंट कार्बन तो निकलेगा ही ना, कुछ भी हम लोग उसको जलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंसर, ठीक। इस तरह पहुंच सकते हैं। और दिखाता हूँ भाई, और दिखाते हैं। हाँ, यहाँ देखना, ये किस ईयर क्वेश्चन था, ये देखना।
2022 2020 का क्वेश्चन था, है ना, 2020 का क्वेश्चन था। अब एक और दिखाता हूँ, आराम से यहाँ देखना, 2018 का क्वेश्चन है। 2018 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, consider following statement: human capital formation as a concept is better explained in terms of the process which, मतलब ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म करता है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें सही है। अब देखना सिमिलर वर्ड ढूंढना। अब देखना एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, आपको ऐसे ऑप्शन बहुत मिलेंगे भाई। ये दोनों ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते एक साथ। एग्जामिनर जो है बस इसी उसको बस इतना ही खेलना चाहता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता भाई। टेंजिबल में उसको इनटेंजिबल उसे इतना ही आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, इतना ही बस आता है उसको। इसमें से एक सही करना है, एक गलत करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन बनाना भाई। तो अच्छा बताओ, ये एक ऑप्शन सही करना, 3 ऑप्शन गलत करना, तो कुछ तो भाई ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाया भाई। 100 क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ही चेंज करके वर्ड का चेंज करते हैं और आगे बढ़ जाते हो लोग, ठीक है। तब देखना इसी में से एक ही सही होगा, तो 3 और 4 जहाँ जहाँ मिलेंगे गलत कर देना, ठीक। 3 और 4 एक साथ रह नहीं सकते, तो ये 3 और 4 गलत करना है, ये सही नहीं हो सकता, ठीक। अब देखना क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ठीक है। 3 और 4 में, अच्छा 3 और 4 में से एक तो होना चाहिए ना, 3 और 4 में से एक सही होगा ना। 3 और 4 में से साथ में एक सही होगा, मतलब 4 तो सही होना चाहिए ना, एक ही सही होगा तो आंसर मिल गया यार, सिंपल मिल गया ना, एक गलत हो गया। दोनों दिया तो एक सही होगा ना, 3 और 4 में से 3 और 4 साथ नहीं रह सकते, गलत कर देना। और एक सही होगा तो मतलब 4 सही होगा, बिना पढ़े यार आंसर मिल गया, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू कम्युलेट मोर कैपिटल, मोर कैपिटल की बात किया है यार। कोई इंडिविजुअल है मोर कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहा है तो उससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा नहीं ना। ये नहीं बढ़ेगा ह्यूमन कैपिटल। अब इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना या स्किल को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव की बात करें, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वर्ड मिले वो आंख बंद करके सही मारिए, वो सही जाता है, ठीक है। ये सब हमारे ये वर्ड दोनों पता नहीं है तब भी आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो फिजिकल वर्ड है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल यार, जैसे हम लोग गोल्ड यार एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, गोल्ड को हुआ, सिल्वर हुआ, तो उससे थोड़ी यार ये ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन का कैपिटल, ह्यूमन के अंदर जो स्किल्स है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। इनटेंजिबल वेल्थ मतलब उसकी स्किल को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, ट्रेनिंग दीजिए भाई। तभी ना गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये बढ़ाना है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप बेसिक नॉलेज से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यार आराम से आंसर तो पहुंच सकते हैं, बस इतना ही यार, ठीक है। तो लगभग आप इससे 18 to 19 नंबर बढ़ा सकते हैं यार, ठीक है, विद बेसिक नॉलेज। अब बेसिक ये एप्टीट्यूड डेवलप कर लेंगे तभी बिना नॉलेज की भी कर सकते हैं। जो पहले अटेम्प्ट में दे रहे हैं एग्जाम, तो ये सब थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे ही निकलता है, जो थोड़ा भी एनालिसिस कर लिया ना PYQ का, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप आराम से कितना नंबर बढ़ा सकते हैं, 18 to 19 नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, आराम से बढ़ सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई गलत भी हो गया तभी पॉजिटिव में रहेंगे, ये प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कुछ और ट्रिक एप्टीट्यूड आप लाएंगे, उसे डेवलप करेंगे, तो उसको उतना ही पढ़ के जाना है, बस काम खत्म है, ठीक है। यही एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। PYQ एनालिसिस जो टॉपर बोलते हैं ना, यही एनालिसिस है। इसी को लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये एप्टीट्यूड इसी को डेवलप करना होता है, खुद को डेवलप करना होता है PYQ पढ़ के। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, और भी ट्रिक नया नया लाएंगे, ठीक है। जितना मैं सीखा हूँ उतना बताते हूँ, ठीक है। तो चलते गाइस, ठीक है। आज होली भी है तो आज वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का होली है, पढ़ाई करना, ठीक है। एग्जाम हमारा नज़दीक मई में ना, उसको परफॉर्म करना है इसी बेसिस पे, तो पढ़ना पड़ेगा। होली है भले, तो पढ़ाई कीजिए, होली मनाइए, ठीक है। हैप्पी होली टू ऑल। चलते हैं, बाय।